morning, students. The topic of study is what is the effect of human activities over environment. तो इफेक्ट पढ़े उसके पहले इन्वायरमेंट के बारे में जान लें. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज सराउंडिंग आवर एक्टिविटीज. बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ऑल आर कॉल्ड इन्वायरमेंट. लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, सभी को मिला के इन्वायरमेंट कहलाता है. इट इंक्लूडेड फिजिकल, केमिकल, अदर नेचुरल फोर्सेस लिविंग थिंग लिव इन द एनवायरनमेंट. जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारी हर एक गतिविधि से इस एनवायरनमेंट पर कुछ न कुछ असर पड़ता है और एनवायरनमेंट का असर हमारे ऊपर पड़ता है. सो वी आर मेड फॉर ईच अदर. दैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरनमेंट आर को रिलेटेड. सो इन द एनवायरनमेंट देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल to animal, animal to plant, plant to plant, plant to pollinator, soil, water, sunlight, living and non-living things. We are interact each other and helping each other. संस्कृत में एक श्लोक है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै. यहाँ पर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताया गया है. यहाँ पर एक दूसरे के बारे में बताया गया है. सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम साथ साथ एक दूसरे का पालन पोषण करें, एक दूसरे का ध्यान करें. तो इसका मतलब यदि हम अच्छा एनवायरनमेंट रखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी. हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो हम एनवायरनमेंट को और अच्छा रख सकते हैं. यानी एक दूसरे के पूरक हैं. लेकिन हो क्या रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये हमारा पूरा विश्व है. 7.5 अरब के लगभग पॉपुलेशन है और कोशिश ये होना चाहिए कि जो एरिया रहने लायक है, क्योंकि बहुत सी जगह बर्फ़ भरी हुई है नॉर्थ साउथ पोल पर, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, पानी भरा हुआ है 70-80% क्षेत्र में. तो जो कुछ बचा हुआ है वो अच्छे से रहे और ह्यूमन फुटप्रिंट्स जो हैं वो कोई भी ऐसे ना रहे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं. सो ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. एक जिम्मेदार, एक समझदार कृति होने के नाते ईश्वर ने ये उम्मीद की थी कि ये मनुष्य जो है इस पूरी प्रकृति को खुद भी संभालेगा और संभरेगा. यानी अच्छे से पल्लवन और पुष्पन इस पूरी प्रकृति का होगा. ये एक समझदार अच्छा जो इंसान है ये प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होने देगा. बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉज डैमेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एनवायरनमेंट ऑन ए ग्लोबल स्केल इंक्लूड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओवर कंजप्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन. अब इसमें यदि हम महात्मा गांधी का एक कोट जोड़ दें, उन्होंने कहा था कि नीड तो पूरी हो सकती है, संसार की जितनी भी व्यक्ति हैं उन सब की नीड तो हो सकती है फल पे, लेकिन ग्रीड जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती. व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं. यदि किसी के पास कुछ संसाधन है तो वो हमेशा उनको और बढ़ाना चाहता है. ये नहीं कि उसकी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकताएं हैं पूरी हो गई हैं तो वो सुकून की नींद सो सके. नहीं, ये ग्रीड उसको सोने नहीं देती. और इस ग्रीड ने क्या किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि एक मुर्गी वाली कहानी है, लालच. लालच की पूर्ति कभी भी नहीं होती कि क्यों ना मार मुर्गी को डालूं. एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी रोज़. उसको कसाई ने सोचा कि ये रोज़ सोने का अंडा देती है, मैं एक उपाय करता हूँ. तो एक कविता के रूप में है कि क्यों ना मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं, हो जाऊंगा माला माल, मिटे रोज का ये जंजाल, मुर्गी मारी खून बहाया, अंडा उसके हाथ ना आया और रो रो कर वो बहुत पछताया. तो ऐसा हाल मनुष्य का हो रहा है, पछता रहा है. कभी कोरोना के रूप में, कभी निपाह वायरस के रूप में, कहीं भारी वर्षा के रूप में, कहीं अवृष्टि के रूप में, अल्पवृष्टि के रूप में, अनेक बीमारियां जो है मनुष्य को घेर रही हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का फल कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा. तो क्या क्या कर रहा है ह्यूमन इम्पैक्ट? सबसे पहली चीज़ है पॉल्यूशन. देखिए इसने क्या किया मनुष्य ने धरती पर, यानी लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और नदियों को, समुद्र को तो उसने क्या समझ लिया है, ये डस्टबिन का बड़ा सा जगह है. यहाँ डस्टबिन है बहुत बड़े बड़े, समुद्र क्या है, बड़े बड़े डस्टबिन है. हमने कुछ भी पैकेट उठाया नाली में फेंक दिया, नाली से बहते बहते नदी में पहुंच गया, नदी से समुद्र में पहुंच गया. स्थिति ये बन जाती है, समुद्र क्या बन गया, अब कचरा का बन गया है. आसपास नज़र डालिए आप, कितने कुएं और बावड़ी हैं जो साफ स्वच्छ पानी से भरे हुए हैं. अधिकांश में आप देखोगे पूरा कचरे से अंबार भरा पड़ा हुआ है.
दूसरी चीज़ है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को इस तरह काटा जा रहा है जैसे कि उनसे कोई दुश्मनी हो। और हैबिटेट्स, इसके कारण पूरे न केवल आदिवासी लोगों का बल्कि जंगली जीव जातियों का, प्रजातियों का, पेड़ पौधों का, सबका विनाश इस डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, एंडेंजरमेंट और एक्सटेंशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ स्पीसीज। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जीव जंतु जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त होने का मतलब ये है कि अब संसार में उनका कोई जीवित अवशेष नहीं बचा है। फिर क्या कर रहे हैं और मनुष्य, ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स, जहाज के जो तले रहते हैं पानी में गल के वो जंग लग के खराब हो जाते हैं, उनमें जो तेल भरा रहता है ऑयल चिक्कड़ के रूप में, ऑयल सिल्क के रूप में, ये क्या करता है, पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है और उसके कारण पानी में ऑक्सीजन मिल नहीं पाती और जो है वो बहुत से जीव जंतु मछली समेत उसमें मर जाते हैं। और क्या कर रहा है, मनुष्य जो है इरिगेशन की गलत तरीके अपना रहा है। यदि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, स्प्रिंकलर सिस्टम हो तो भी माना जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, सीधे पाइप से पानी आता है और पूरा खेत जो है वो भर दिया जाता है। तो होता क्या है इससे, जहाँ पर पानी पर्याप्त है वहाँ तो खूब अच्छी धान की फसल हो रही है, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं पा रहा है, भूख मरने की नौबत आ रही लोगों की। तो ये असमान वितरण हो रहा है पानी जो है वो। जैसे यदि हम गन्ने की बात करें या चावल की बात करें तो 1 किलो चावल के लिए कम से कम 3000 लीटर पानी बर्बाद होता है। तो इस तरह के गलत तरीके के जो है पानी देने के जो तरीके हैं उसके कारण पानी की कमी हो रही, पीने के पानी की वैसी कमी है और कमी होती जा रही है। अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका है कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की ओर लौटें। ठीक है। दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको भोजन भी चाहिए, भोजन चाहिए तो बड़े बड़े खेत चाहिए। अब खेतों में तो क्या किया, कॉलोनियाँ काट दी, घर बना दिए। तो अब और खेत चाहिए तो क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं और जंगलों को लगातार साफ किया जा रहा है। उनमें क्या करते हैं, फिर खेतों में फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहा है। ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे नेचुरल लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी की पूरी भूमि बंजर हो जाती है। अब एक जगह की भूमि बंजर हुई, उन्होंने दूसरी जगह जंगल काटना शुरू कर दिया, वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया, वहाँ की मिट्टी पॉल्यूटेड कर दी। इस तरह से ये लगातार इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। फिर है सॉइल इरोजन। अब जब पेड़ों को काटा जाएगा तो वहाँ पर जो पेड़ रहेंगे जो जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते थे, अब वो तो कट गए तो ये पूरा का पूरा पानी क्या होता है, मिट्टी को बहा के ले जाता है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है। और यही कारण है कि हर साल बिहार में कोसी नदी जो है, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसका कारण क्या है, कोई किनारे नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे बचे नहीं, है ही नहीं पेड़ पौधे। कहीं से भी नदी अपना रास्ता बनाती है और कहीं से भी जो है जाके और विनाश का तांडव रचाती है। हर साल हम ये न्यूज़ में सुनते हैं। डिफॉरेस्टेशन, हजारों लाखों एकड़ जमीन जंगलों को काट के और वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को या तो नष्ट कर दिया है, विलुप्त कर दिया है, या उसको मार के खा गए हैं लोग। समुद्र को मैंने बताया प्राइमरी कल्प्रिट, उसको तो ये घोषित कर दिया है समुद्र को कि ये पूरा का पूरा कचरे का हमारा डस्टबिन है। वाटर पोल्यूशन किया है, पूरा शहरों की गंदगी, सीवर लाइन, ड्रेन, नालियाँ, पूरा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट सब का सब बह के पूरा नदी में चला जाता है। जो लोग नदी किनारे रहते हैं, आज से 20-30 साल पहले उन नदियों का पानी पीने लायक था, आज की डेट में पूरा का सीवर लाइन उनमें मिल रही है, कचरा है। पानी पीना क्या है, यदि आचमन भी कर लें थोड़ा सा तो बीमारियों का घर बन जाए अपना शरीर। सैनिटरी सीवेज सिस्टम जो है वो पूरा सीवेज लेके रेजिडेंशियल और कमर्शियल पूरा का पूरा बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वहाँ भेज दिया जाता है। तो ज़रूरत क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएं, जो कि पहले सीवेज को ट्रीटमेंट करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट करें, स्लज को बाहर करें, पानी पीने लायक हो, उस स्थिति में ही नदी में उसको डाला जाए। फैक्ट्रियों से निकलने वाला एकदम गर्मा पानी बहुत सारे इस तरह से चैनल बना दिए जाएं और उसके बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए तो फिर नदी में प्रवाहित किया जाए, उसको फिल्टर किया जाए ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी, ऑयली मटेरियल उसमें ना जाए। एट ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम सीवेज बिफोर इट इज पाइप्ड नियर बाई बॉडी वाटर। सॉलिड वेस्ट, हमने क्या किया है, बहुत सारे जो प्लास्टिक, पाउच, पन्नी, पॉलीथीन, इंसिनरेटर, इन सब के द्वारा जो है लैंडफिल्स कर दिए जाते हैं। होता क्या है, नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले बगल वाले गांव में जाके पूरा सॉलिड वेस्ट वहाँ डंप कर देते हैं
उसके कारण तमाम प्रकार के हैजार्डस वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाले बहुत सारे कीटाणुओं युक्त जो गंदगी है, प्लस शहर की जो गंदगी है, पूरी की पूरी हमारे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम को चेंज कर देती है, वह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। हमारे जो पीने के पानी के सोर्स हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, पॉल्यूटेड हो जाते हैं। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो गीला कचरा है उसको अलग रखा जाए, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जाए, सूखा कचरा है उसकी रिसाइकलिंग की जाए, रीयूज़ किया जाए, और सबसे बड़ी बात है रिड्यूस किया जाए, तो हम कुछ समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। सम लैंडफिल क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम, ओल्डर वन हैव नो लाइनिंग एंड वेस्ट कैन फिल्टर डाउन थ्रू द सॉइल एंड इनटू द वाटर सप्लाई। पूरा का पूरा पानी रिस रिस के नदी तालाबों में पहुंच जाता है। ये तो स्थिति है ओशियन फ्लोर के पास कचरे के ढेर है, हर शहर के पास मिल जाएंगे आपको ये ढेर अंबार। और कहने को बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन प्रॉपर जब तक हर घर से सेपरेटिंग नहीं होगा गीला और सूखा कचरा, हॉस्पिटल का कचरा, ये वेस्ट वहीं इंसिनरेटर के द्वारा कीटाणु रहित नहीं होगा, तब तक इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज जनरली रेफर्ड टू द अनडिजायरेबल आउटकम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और ये क्रिएट करते हैं लैंड पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। तो चिमनियों से जो भी धुआं निकल रहा है, उस धुएं में पहले कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाएं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं? ये कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाहर जो हवा जाती है वो केवल प्योर एयर जाना चाहिए। तो इस तरह से चिमनियों से हम अच्छी शुद्ध हवा निकाल सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन आप देखिए, पूरा का पूरा कचरा साफ पानी में डाला जा रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, ये एयर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। माइनिंग की बात करें तो जहाँ भी पता चलता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कि किसी स्थान पर झारखंड में या मध्य प्रदेश के मलयखंड में कहीं भी कोयले की खदान है, हीरे की खदान है पन्ना में, या कॉपर की खदान है, तो पूरा का पूरा वहाँ खोद कर सॉइल इरोजन कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स कर देते हैं बड़े बड़े, और लगातार खोदते खोदते चले जाते हैं। इससे ग्राउंड वाटर सिस्टम, सरफेस वाटर पूरे के पूरा केमिकल से भर जाता है। माइनिंग प्रोसेस जो है वो आसपास रहने वाले जीव जंतुओं का, मनुष्यों का जीना मुहाल कर देते हैं। युद्धों की बात करें, आजकल क्या हो रहा है, एज वेल एज द कॉस्ट टू ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी देयर इज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ वार। ग्रीड की बात हो रही है। अब आपको मालूम होना चाहिए संसार में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है चीन। ऐसा नहीं है कि उसके पास एरिया कम, एरिया भी बहुत है, लेकिन यदि आसपास देखें तो कहीं तिब्बत पे हमला कर रहा है, हांगकांग को निगल गया, कहीं चाइना एक सी बना दिया अरब, इधर हमारे है ना डोकलाम में आप देख रहे हो, आप तिब्बत में देख रहे हो, आप लद्दाख में देख रहे हो। मतलब ग्रीड बढ़ती जा रही है कि हमारा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे 60 से 62 हज़ार किलोमीटर जगह हमारी छीन के बैठा हुआ है, वही वापस नहीं कर रहा, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश पे अपना हक जता रहा है। यदि हम अपने रोकने की बात करते हैं, युद्ध की धमकी देगा, परमाणु बम की धमकी देगा, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी ह्यूमन इम्पैक्ट को, एनवायरनमेंट को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। एनर्जी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कोयला इंडस्ट्रीज़, कोल माइंस जो हैं वो लगातार, उनमें कहीं कहीं आप देखते हैं आग लग रही है, वो जल ही रहे हैं। कहीं कहीं के जंगल लगातार, पिछले साल देखा आपने ब्राज़ील के जंगल लगातार जो आग लगी महीनों तक जलती रहे। उसका एक कारण ये भी सामने आया कि वहाँ की सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खेती करने के लिए हो, तो बुझाने की कोई प्रयास नहीं किए गए। परिणाम ये हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में एयर पॉल्यूशन हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट ओजोन लेयर में देखें, 1980 के टाइम पर अंटार्कटिका के ऊपर एक होल देखा गया। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लेयर बना लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं। यहाँ तक तो बात हुई ओजोन की। लेकिन हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं जिनको CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ओजोन लेयर पतली हो जाती है। उसी को हम कहते हैं ओजोन में छेद हो गया। तो बाद में फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, मिथाइल ब्रोमाइड का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होने लगा। बाद में पता चला ये भी नुकसान कर रहे हैं। तो हमें अल्टरनेटिव ऐसे कूलेंट का
सर्च करना पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। यानी हमको एक ऐसी नीति पर चलना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये देखिए लिंक, लॉस ऑफ लैंड वाटर एंड एनिमल, है ना, पुअर लैंड यूज प्लानिंग, इंडोर एयर पोल्यूशन, ठीक है, चौथा आउटडोर एयर पोल्यूशन, पांचवा ओजोन लेयर डिप्लीशन, छठवा क्लाइमेट चेंज, सातवां रेडिएशन, आठवां वाटर पोल्यूशन, नवा कंटामिनेटेड सॉइल। ये सब के सब ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से मानव गतिविधियाँ प्रभावित कर रही हैं। हमको इनसे 3R का यूज़ करके हम इनसे बचाव कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। क्योंकि बिना प्रिवेंशन के यदि हम केवल समस्या पर बात करें, सॉल्यूशन पर बात ना करें, तो ये एक बेईमानी कहलाएगी। तो स्विच टू रिन्यूएबल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल न्यूक्लियर फ्यूल। और सबसे बड़ी चीज़ होती है रिड्यूस, हम उतना ही लें थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। रीयूज़ करें, घर में जो भी सामान पड़ा है उसको फेंकने से पहले एक बार सोचें कि इसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है। और थर्ड चीज़ होती है बहुत बहुत रेयर लेवल पर हम रिसाइकिल का यूज़ करें, ताकि रिसाइकलिंग में भी बहुत अधिक एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस तरह से हम 3R कंसेप्ट का यूज़ करके पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। थैंक यू।